जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी इन टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि एएलपी इन टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस में हम लोग एएलपी 2018 के सीबीटी 1 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी कड़ी में हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में 21 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, द ग्रुप ऑफ क्रॉप प्लांट्स दैट आर वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड इज मूंगफली, सहजन और काजू। दूसरा ऑप्शन है प्याज, धनिया और नींबू। तीसरा ऑप्शन है गन्ना, आलू और केला। चौथा ऑप्शन है आलू, पपीता और केला। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इसमें से फसल के पौधे का वैसा कौन सा समूह है, फसल के पौधे का वैसा कौन सा समूह है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि वानस्पतिक पद्धति के द्वारा उपजते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा एक झलक देखना होगा कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेरे मित्र, आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि रिप्रोडक्शन को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सर जनन कहते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें क्या होता है? नए जीव प्राप्त होते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बायोलॉजी में बात करते हैं जीव की, तो उसके अंतर्गत हम लोग प्लांट को भी रखते हैं और एनिमल को भी रखते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर है ये प्लांट में भी होगी और साथ ही किस में होगी सर? एनिमल में भी होगी, जंतु में भी होगी। आप सबों को मालूम है कि एनिमल के केस में अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी इसके केस में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करते हैं। किसको डील करते हैं सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डील करते हैं। किस केस में? जंतु के केस में। लेकिन जब हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर प्लांट में जो है वो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक क्या होता है चला जी? हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब सवाल ये है कि गुरुजी जंतु में तो हम समझ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर होगी, लेकिन हमको ये बताओ कि प्लांट के कौन से प्रकार में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और कौन से प्रकार में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो मेरे मित्र, इसके लिए बस एक पॉइंट याद रखेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, यानी कि वैसा पौधा जिसमें फूल पाया जाता है, उन सभी में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी वो सेक्सुअल मेथड से होगी। वैसे सभी प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कैसे होगी सर? सेक्सुअल मेथड से होगी। और अदरवाइज जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है उसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होगी। मेरे मित्र, देयर इज अ बिग डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बड़ा डिफरेंस है इस दोनों के बीच में। वो क्या है? तो आप सभी याद रखना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल गैमेट्स की जरूरत होती है, या आप कह सकते हो सर इसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट्स नीडेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। दो पेरेंट्स में एक मेल और दूसरा क्या होता है सर? फीमेल होता है। मतलब ये कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत होगी, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं होगी। अब सवाल ये है कि सर क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स हैं? बिल्कुल सर। मेरे मित्र, आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किसकी बात करेंगे चला जी? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आप सभी कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप समझ चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है, सेक्सुअल में डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल किस टाइप के प्लांट में होगा? आप कहेंगे सर फ्लावरिंग प्लांट में होगा। किस टाइप के प्लांट में होगा? फ्लावरिंग प्लांट में होगा। मेरे मित्र, फ्लावरिंग प्लांट को छोड़ करके बाकी जो भी प्लांट होंगे उनमें अगर हम लोग देखेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ध्यान में रखेंगे कि ये कई तरीके के होते हैं।
अब जैसे यहां पे पहला है फिजन, इसका मतलब होता है विखंडन। मतलब क्या हुआ कि सर विखंडन के प्रोसीजर में क्या होती है, तो जो सर इसमें जीव होते हैं उस जीव का न्यूक्लियस पहले धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर डेवलप होने के बाद वो किस में बदल जाता है, तो सर जो डेवलप होता है तो उसका शरीर भारी हो जाता है और वो टूट जाता है, और टूटने के बाद वो दो मतलब एक नए ऑफ स्प्रिंग में बदल जाता है, यानी कि उससे हमको एक नया जीव प्राप्त हो जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक न्यूक्लियस विखंडित होकर के बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कहते भी हैं कि जो फिजन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, जिसमें कोई एक पेरेंट सेल क्या कर रहा है सर, तो दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा होता है सर मल्टीपल फिजन, जिसमें एक पेरेंट सेल से आपको क्या मिल जाती है, बहुत सारे डॉटर सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सर फ्रेगमेंटेशन। ध्यान में रखेंगे कि ये फ्रेगमेंटेशन भी आपका क्या है, तो सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। नेक्स्ट रीजनरेशन, जिसको हम लोग पुनर्जनन बोलते हैं, ये भी क्या है सर, असेक्सुअल मेथड का ही प्रोसेस है। बर्डिंग यानी कि कली का फॉर्मेशन जो कि हाइड्रा में होता है, वो भी क्या है सर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। अब नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसकी आपके क्वेश्चन में चर्चा की जा रही है। और नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए हम लोग एस्पाइरोगैरा कहते हैं, लेकिन आपको फोकस करना है कि सर ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, क्योंकि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल तो लगातार मिलते रहता है मेरे मित्र, इसका भी एग्जांपल लगातार मिलते रहता है। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वानस्पतिक प्रचार कहते हैं। जब किसी भी प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ से हमको नया प्लांट मिल रहा होता है, जैसे कि आप गुलाब की बात करते हो तो सर गुलाब का टहनी आप लगा देते हो, नया गुलाब का पौधा मिल जाता है। यहाँ पे जो गुलाब के टहनी लगाने से आपको नया पौधा मिल रहा है, ये आपके असेक्सुअल मेथड का कौन सा प्रकार है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसी तरीके से अगर हम लोग केला की बात करते हैं तो सर उसका भी स्टेम अगर हम लोग कहीं पे लगाते हैं तो ग्रो हो जाता है। आलू, तो सर आलू जो है वो तो रूपांतरित तना है, जो हम लोग खाते हैं सर वो जड़ थोड़ी है, वो तो रूपांतरित तना है। हम लोग आलू को जब बोते हैं तो क्या करते हैं सर, उसी स्टेम को काट काट करके मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, कुछ दिन के बाद उससे रूट हमारा डेवलप हो जाता है और हमको नया आलू का पौधा मिल जाता है। मतलब साफ हुआ कि अगर किसी भी प्लांट के स्टेम, रूट, लीफ, इन सभी से हमको एक नया प्लांट मिल जाता है या एक नया पौधा मिल जाता है, तो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है, वानस्पतिक प्रचार, जिसे क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। और ये जनरली अगर देखा जाए तो आपको किस में देखने को मिलता है, तो सर गुलाब के पौधे में देखने को मिलता है। केला की बात करते हैं उसमें होता है सर। हम लोग बात करते हैं किसकी, गुलाब और केला के अलावे अगर देखें तो आलू की बात करते हैं सर। ये सभी के सभी क्या होते हैं सर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रकार होता है। तो आपसे जो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि फसल के पौधे के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं क्या कहलाते हैं, आप सभी कहेंगे मूंगफली, सहजन और काजू तो नहीं होगा सर, प्याज, धनिया और नींबू नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना होता है, बीज लगाना होता है सर। गन्ना, आलू और केला, गन्ने को भी हम लोग सर टुकड़ा टुकड़ा करके लगाते हैं, तो गन्ना के स्टेम को हम लोग काटते हैं। मतलब सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि आलू, पपीता और केला, तो यहां पे आप कहेंगे सर पपीता के लिए तो हम लोग बीज बोते हैं। तो मेरे मित्र वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रूप में आपके इन ऑप्शन में से गन्ना, आलू और केला ही ऐसे ऑप्शन हैं जो क्या होंगे, तो सर इसका जो फसल का उत्पादन होगा वो वानस्पतिक प्रचार के माध्यम से होगा। तो मेरे ख्याल से आप सेक्सुअल और असेक्सुअल और साथ ही प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से 2 गुना है। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है। n का मान कितना होगा, बताइए। ये चीज आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व हो जाएगा, काहे हो, तो आप सभी कहिएगा कि गुरुजी अर्थ पे जो g का वैल्यू होगा वो GME बटा RE स्क्वायर होगा। हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ग्रह है उसका द्रव्यमान कितना है, तो सर अगर हम ग्रह के द्रव्यमान की बात करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, अगर हम लोग ग्रह की द्रव्यमान की बात करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना है और साथ ही क्या है सर, त्रिज्या भी 2 गुना है। यानी कि अगर ग्रह का त्रिज्या r है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
R इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 2RE लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला यहाँ पे G डैश इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि ग्रह पे जो हम लोग गुरुत्वीय त्वरण माने उसको G डैश मान लिए, तो G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे GM बटा R स्क्वायर। मेरे मित्र G डैश इक्वल टू यहाँ पे हम G M के जगह क्या रखें, 2ME रख देते हैं, और ये जो R स्क्वायर है इसके जगह हम 2RE का स्क्वायर कर देते हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसी चीज को सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे इसी चीज को सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा G डैश इक्वल टू यहाँ पे G 2ME बटा 4RE स्क्वायर। चला जी आप सभी कहेंगे कि 2 कम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि ये हाफ GME बटा RE स्क्वायर होगा। अच्छा GME बटा RE स्क्वायर जो है वो आपका क्या है, तो सर पृथ्वी तल पे G है, तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि n गुना हो जा रहा है पृथ्वी तल से, वो n गुना का वैल्यू क्या, n का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 1/2 इंटू जी है। मतलब साफ है कि n का वैल्यू हमारा क्या होगा, हाफ। n का वैल्यू क्या है सर, हाफ। सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। तो इस तरह के सवाल सर आपके एएलपी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला आप सभी याद रखिएगा, ध्यान में आप ये भी रखेंगे, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण समुद्र तल के 45 डिग्री अक्षांश पर परमाणिक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी पृथ्वी तल से और अलग जगह की हम बात करेंगे तो हमको गुरुत्वीय त्वरण के मान में वेरिएशन यानी कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहरहाल बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो जाए, आप कहेंगे 0। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चला जी ध्यान में रखिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में एंगल बन रहा होता है तो किया गया कार्य W इक्वल टू FS cos थीटा के रूप में लेते हैं। और cos थीटा का 3 वैल्यू मैंने आपको कई बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर, 1 होगा। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा गुरुजी, -1 होगा। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 0 होगा। याद रखिएगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो किया गया कार्य मैक्सिमम और धनात्मक होगा। बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा और न्यूनतम होगा। और बल और विस्थापन के बीच में यानी कि बल और विस्थापन दोनों अगर एक दूसरे के लंबवत है तो किया गया कार्य हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर cos 90 डिग्री 0 हो जाता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। बहरहाल बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। आप सबों ने कई दफा याद करा होगा कि जब भी हम लोग हाइड्रोजिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि वनस्पति तेल को घी में बदलने के लिए, वनस्पति तेल को घी में, ध्यान दीजिएगा वनस्पति घी भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा नेचुरल आ जाएगा, सॉरी जो हमको मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है सर वो घी नहीं आएगा। जो हम लोग डालडा की बात करते हैं ना सर उसको यहाँ पे वनस्पति घी बोला जा रहा है। तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में चेंज करने के लिए या चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप सभी याद रखना हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे कि इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल के साथ क्या किया जाता है, हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है, तो वनस्पति तेल और हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है। ध्यान में रखेंगे किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में, तो सर निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में। किस उत्प्रेरक के उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, वनस्पति घी यानी कि इसी को हम लोग डालडा बोलते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, सर ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। मतलब वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, सर जी निकेल का। इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर आपसे कभी यह क्वेश्चन करा जाए कि हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने के दौरान किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी याद रखना इस बात को भी कि हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने के लिए हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने के लिए हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने के लिए Fe उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। किसका? आयरन का उत्प्रेरक के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया में हाइड्रोजन किस में ऐड होता है? सर वनस्पति तेल में ऐड होता है। तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपके एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, निम्नलिखित में से किस विधि से अमोनिया प्राप्त होता है? आप कहेंगे हैबर विधि में उत्प्रेरक कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? आप कहेंगे लोहा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5। मेरे मित्र यहां पे ये आई नहीं होगा, ये गलत है, यहां पे होगा आद्म वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम अपने शुरुआती एटमॉस्फेयर को देखते हैं या ब्रह्मांड के बनने के शुरुआती फेज को देखते हैं, तो उस समय में चूंकि बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरोप्शन हुआ था, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जिस वजह से हाइड्रोजन जो है वो पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में आपके एटमॉस्फेयर में अवेलेबल था। और मेरे मित्र जो आपका यहाँ पे आद्म वायुमंडल की बात की जा रही है कि आद्म वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, तो सर इसके पीछे रीजन यही है कि उस वक्त हाइड्रोजन परमाणु बहुत ज्यादा एक्टिव थे। कहां से आए थे? तो सर वॉल्केनिक इरुप्शन से आए थे, जिन्होंने क्या करा, तो ऑक्सीजन के जो नेचुरल सोर्स थे उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि आद्म वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। हाइड्रोजन परमाणु क्यों सक्रिय थे? तो वॉल्केनिक इरोप्शन के चलते। क्या किया इन्होंने? ऑक्सीजन को बर्बाद कर दिया। मतलब साफ है कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी आए है सर, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आद्म वायुमंडल कम हो रहा था, यानी कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स वेर एक्टिव एंड इन ग्रेटर नंबर। क्यों? क्योंकि जब हमारे वायुमंडल का मतलब एक अतीत पीरियड शुरुआती दौर था, उस समय हाइड्रोजन की संख्या क्या थी सर? बहुत ज्यादा थी, और आप कह सकते हो कि पर्याप्त मात्रा से भी ज्यादा थी। आइए बात करते सर अगले सवाल की। अगला सवाल बड़ा ही लॉलीपॉप सा कि केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होगा। मेरे मित्र इसी को इंग्लिश में स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी कहा जाता है। सॉरी, एसटीपी नहीं कहा जाएगा, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों हो जाएगा। तो जब मानक ताप एवं दाब की बात की जाएगी तो आप एसटीपी बोलना, ठीक है। रूम टेम्परेचर आपका सीधे स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कहलाएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रूम टेम्परेचर का केल्विन में कितना वैल्यू होता है। तो चला जी आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर होता है, और इसको केल्विन में बदलना है, मतलब 273 ऐड कर देना है। 5 3 8 7 2 9 298 केल्विन। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में। मेरे मित्र आपका ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 को 2 कर लीजिएगा, 298 केल्विन आपका सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। मेरे मित्र प्रतिध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? इको कहते हैं इंग्लिश। और आप सबों को मालूम है कि इको का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग कोई चीज किसी खाली रूम में बोलते हैं तो हमको वो गूंज सुनाई पड़ती है, जिसको यहाँ पे प्रतिध्वनि बोला जा रहा है। आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो इको की प्रक्रिया होती है ये किसके वजह से होती है। तो आप सभी याद रखेंगे इको की जो प्रोसीजर होती है या इको जो उत्पन्न होता है वो ध्वनि के प्रावर्तन के वजह से उत्पन्न होता है। किसके वजह से उत्पन्न होता है? ध्वनि के प्रावर्तन के वजह से उत्पन्न होता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है उसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप कहेंगे सर विवर्तन क्या होगा? तो मेरे मित्र ध्वनि का किसी अवरोध से टकराकर मार्ग का ध्वनि का किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की जो घटना होती है, यहां पे उसको हम लोग डिफ्रैक्शन के रूप में देखते हैं, यानी कि विवर्तन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है विरलन। तो मेरे मित्र इसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग कहते हैं कि सर जब हम लोग वेव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेव की। तो हम कहते हैं सर ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य तरंग।
तो अनुप्रस्थ तरंग जो चेला गमन करता है ये आपका शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो गमन करता है ये संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। संपीड़न उस जगह को बोला जाता है जहां पे सर प्रेशर ज्यादा होता है और घनत्व ज्यादा होता है, और जहां पे आपका कम घनत्व रहता है और प्रेशर कम रहता है और प्रेशर कम रहता है उसको क्या बोला जाता है, विरलन बोला जाता है। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करती है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग आप कहेंगे संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करती है। नेक्स्ट है अपवर्तन। तो मेरे मित्र आप सभी समझ रहे हैं कि अपवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगी सर, अपना रास्ता बदलेगी, और जो बदलेगी वही रिफ्रैक्शन होगा। आइए बात करते सर अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यदि तत्व A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन है AB, AB2, AB3, A2B। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? फॉर्मूला तो रिएक्शन से पता चलता है। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है कि जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं, द्विधारी यौगिक होते हैं, यानी कि वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं, उसके फॉर्मूला को हम उस दोनों ही तत्व के वैलेंसी के सहारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब यहां पे अगर हमारा तत्व A और B है चेला जी, तो A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो आप जोड़ लो, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 2 2 4 6 4 10 1 11। आप बताओ कि ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? आप कहेंगे किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन हमारा हो गया सर, प्रोटॉन हमारा कितना, 11। आप कहेंगे सर जो ए एलिमेंट है वो क्या है, तो सर सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर जी, 11 होता है। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है चला? आप कहेंगे सर सोडियम की वैलेंसी की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे 1 होता है। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ए एलिमेंट का, इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी होगी? आप कहेंगे सर जी 1 होगी। अब बी जो एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। चला जी इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। ये 16 किससे आएगा सर, सल्फर। सल्फर का वैलेंसी कितना होता है सर, 2 होता है। मेरे मित्र आपको एलिमेंट ए का भी वैलेंसी मालूम चल गया 1, और एलिमेंट बी का भी वैलेंसी मालूम चल गया 2। बस कुछ नहीं कीजिए, अगर आपको कभी भी वैलेंसी के सहारे फॉर्मूला बनाना होगा तो जो आपके तत्व होंगे उसके वैलेंसी को आप उसके जस्ट सामने लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। आप क्या कहेंगे कि सर ये A to B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A to B, यानी कि सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A to B। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं सर अगले सवाल की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? मेरे मित्र आपका ऑप्शन है इंसुलिन। आप कहेंगे सर पेनक्रियाज, इससे सेक्रेट्स होती है, ये तो होता ही है। एड्रेनलिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन सर थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है। जबकि ऑक्सिन हार्मोन जो है ये क्या है, आप कहेंगे सर प्लांट हार्मोन है, जो कि पौधे के वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पौधे की वृद्धि को ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन करा जा रहा है कि जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। आप कहेंगे ये तीनों तो सर एनिमल में पाया जाने वाला हार्मोन है, जबकि ये जो है ये प्लांट हार्मोन है। तो सही आंसर चला जी क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आप सभी इसको बड़े ही आसानी से बनाएंगे। आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? आप कहेंगे डॉबरेनर ने ट्राइड रूल दिया था, जिसको हम लोग डॉबरेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। तो डॉबरेनर की जहां पे भी बात आएगी चेला, आप किसको याद करेंगे, आप तिर्यक नियम को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, तिर्यक नियम को याद करेंगे। मेंडलीफ की बात आएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाला, सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? आप कहेंगे गुरुजी मेंडलीफ था। कौन था सर? मेंडलीफ था। न्यूलैंड की बात करेंगे, आपके मन में क्या आएगा? ऑक्टेव रूल, यानी कि अष्टक नियम। ऑक्टेव रूल यानी कि अष्टक नियम।
और नेक्स्ट मोसले की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करा। क्या करा सर? आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण करा सर। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? बताइए। आप सभी नहीं कहेंगे सर न्यूलैंड ने ये खोजा था। उन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया था कि तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के जैसा होगा। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी लेके जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से हस्तांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? बताइए। नहीं सॉल्व होगा? आप कहेंगे सर आसानी से सॉल्व होगा। हमारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर टाइम दिया हुआ है कितना? 8 सेकेंड। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 8 सेकेंड बाद इसकी गति क्या होगी? अंतिम वेग इक्वल टू वाट। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर जी चूंकि वस्तु स्थिर स्थिति से चल रही है तो प्रारंभिक वेग तो ऐसे ही 0 हो गया, और हम सबों को मालूम है कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो v इक्वल टू at होता है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 गुना 4 यानी कि 8 चौका 32 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी कहते हैं ना चला, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो u आपका 0 है तो 0 प्लस एटी आप कर ही लोगे तो क्या करोगे? तो आप सीधे कर सकते हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? मेरे मित्र आप सबों को याद होगा कि ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। अब सवाल है कि सर ये जो हम लोग जंतुओं के समूह की बात करते हैं या फिर पादपों के समूह की बात करते हैं तो ये क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आप जितने भी अपने आसपास में जीव जंतु को देखते हो इन सभी को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। और अगर हम लोग इन सभी में सबसे जटिल संरचना की बात करते हैं तो हम लोग एनिमल की बात करते हैं, यानी कि एनिमल को देखते हैं। मेरे मित्र आप सभी यहां पे थोड़ा सा इस डायग्राम को याद रखिएगा कि अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करते हैं यानी कि जंतु जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत को हम लोग किस प्रकार में और कहां कहां डिवाइड करते हैं आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जंतु जगत को हम लोग 2 बेस पे पहले कैटेगराइज करते हैं: इनवर्टिब्रे जिसको हम लोग नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका वर्टिब्रेट्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डेटा कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे इनवर्टिब्रे किसको बोला जाता है? अकशेरुकी जंतु को बोला जाता है, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है या जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स में रखते हैं। जबकि अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे कि मछली में सर कांटा होता है तो पीसेज इसका क्या है? सब फाइलम है। एम्फीबिया मेढक में भी सर हड्डी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। रेप्टाइल्स हम लोग क्लास एबीज पक्षी की बात करते हैं, रेप्टाइल्स में हम लोग स्नेक वगैरह सांप वगैरह की बात करें, क्लास मेमेलिया जिसमें हम सभी आते हैं, तो ये सभी के सभी किस में चले आते हैं सर? वर्टिब्रे में आ जाते हैं। और आप ये कहेंगे कि जब हम लोग कशेरुकी प्राणी की बात करेंगे तो इसको जो हम लोग सब फाइलम में बांटते हैं उसमें कौन कौन है? हमारा पीसेज है, फिर क्या है सर? एम्फीबिया है, फिर क्या है सर? रेप्टिलिया है, फिर क्या है सर? एबीज है, एबीज में पक्षी आते हैं, फिर मैमेलिया है जिसमें सभी मानव आ जाते हैं सर। वैसे सभी मानव नहीं, और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मेमल्स के रूप में आते हैं। मेमल्स को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि वैसे जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बेस तो हो गया। याद रखिएगा कि इनवर्टिब्रे नॉन कार्डाटा के रूप में हम लोग सेलुलर लेवल पे पॉरीफेरा की बात करते हैं। ठीक है, और टिश्यू लेवल पे हम लोग निडेरिया की बात करते हैं, और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे यानी कि वैसा एनिमल जिसमें अंग और अंग तंत्र निश्चित होते हैं या डेवलप होते हैं उसमें हम लोग किस किस को रखते हैं? तो सर प्लैटीहेल्मिन्थस को, नेमाटोडा को, फिर हम लोग एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइंडोर्माटा। ये क्या है सर? तो इन सभी में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर एनिमल किंगडम को पहले तो हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, इनवर्टिब्रे और वर्टिब्रे। इनवर्टिब्रे में कौन आएगा? पॉरीफेरा। वर्टिब्रे में हमारा पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, मैमेलिया सब आ जाएगा। और
टिश्यू लेवल पे सिर्फ उत्तक की बात की जाएगी तो उसमें हम लोग नेडेरिया की बात करेंगे। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में हम लोग नो बॉडी कैविटी यानी कि जिसमें देह गुहा नहीं पाया जाता है, प्लेटीहेलमिन्थेस और नेमाटोडा जिसमें देह गुहा पाया जाता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइंडरमाटा। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा चीज क्लियर हो पाया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आप सभी एएलपी एंड टेक्नीशियन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसमें आप साइंस को कंप्लीट सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा आपके इस एएलपी कॉम्बो बैच में, जो कि आपका कंप्लीट साइंस सॉल्यूशन है। ध्यान में रखिएगा कि आपके टाइम को बचाने के लिए इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी ताकि लाइव का समस्या ना रहे। बहुत सारे मित्र अलग अलग काम करते हैं लेकिन फ्री टाइम में पढ़ाई भी करते हैं, तो उनके लिए लाइव लेक्चर अटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो लाइव के फेर में वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आपको जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे रिकॉर्डेड होंगे, साथ में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपको दोनों करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ा करके आपको हटा देंगे, आपकी प्रॉपर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी होगी। पीवाईक्यू का ई बुक दिया जाएगा, जो भी कंटेंट होंगे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे मित्र अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानो कि जो आपके सीबीटी 1 में साइंस पूछे जाएंगे और साथ ही जो आपका बेसिक साइंस एंड ईडी का पोर्शन है सीबीटी 2 के लिए, सर बेसिक साइंस एंड ईडी का जो पोर्शन है सीबीटी 2 के लिए, अगर आप इतना कर लेते हैं सारा चीज, तो दोनों चीज आपका क्लियर हो जाएगा और साइंस पे अधिकार आपका हो जाएगा, यानी कि साइंस तुम्हारा है। ध्यान में रखेंगे कि ये कोर्स अभी आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे कितना में मिल रहा है, 499 में मिल रहा है। और अगर आपको इनसे संबंधित किसी भी तरह का मन में क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर 9065970477 पे सर कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेरे मित्र सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर, मतलब यह हुआ कि सर कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि सर कार्बन अगर हम लोग इसको किसी पदार्थ के रूप में देखें, जैसे कि कोयला में कार्बन पाया जाता है, तो कोयला अगर कोई भी चीज जलेगा तो उसको क्या चाहिए सर? ऑक्सीजन चाहिए। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन से अगर कोई चीज अभिक्रिया करता है तो वो वहां पे जल रहा ही होता है, यानी कि उसका कंबसन ही हो रहा होता है। जाहिर सी बात है कि सर कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और मेरे मित्र यहाँ पे जलना पूरे मेंशन किया गया है, तो हम कहेंगे कि सर ये अभिक्रिया हमारा दहन अभिक्रिया होगा। दहन अभिक्रिया के लिए क्या है सर? दहन अभिक्रिया के लिए सर, दहन अभिक्रिया के लिए हमारा कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि दहन के प्रोसीजर में आपको क्या मिलेगा? तो सर हीट एनर्जी मिलेगा, यानी कि उष्मा ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा सर? उष्मा ऊर्जा मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या होता है सर? जलता है। तो ऑक्सीजन किसी के साथ जुटता है, तो दहन की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन प्रोसेस का भी एग्जाम्पल होता है। साथ ही चूंकि ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो हम ये कहेंगे कि सर प्रोडक्ट तो हमारा सिंगल ही बन रहा है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। कौन? दहन अभिक्रिया। लेकिन किसी भी चीज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलना होता है, जलने के बाद वो क्या करेगा? हीट एनर्जी के साथ साथ सर लाइट एनर्जी भी उत्पन्न करेगा। तो मतलब साफ है कि जलने का जहां पे भी बात करी जाएगी हम कहेंगे दहन अभिक्रिया, और सही सटीक आंसर हमारा क्या होगा? कंबसन रिएक्शन होगा। बस आपको ये याद रखना है कि कंबसन रिएक्शन में चूंकि ऑक्सीजन किसी अन्य के साथ जुटता है, तो वो हमारा कंबसन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। और चूंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम इसको ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। योगात्मक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व आपस में मिलकर के एकल प्रतिफल का निर्माण करें। अपघटन में कोई बड़ा सा अणु, जैसे कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को चला हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जिसको हम लोग अपघटन कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो जब कोई बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तब उस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन है डुप्लेट या ऑक्टेट, केवल एक डुप्लेट, केवल एक ऑक्टेट, एक ऑक्टेट, मेरे एक हेप्टेट। आप क्या कहेंगे कि सर अगर किसी भी एलिमेंट का डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि केमिस्ट्री में अगर हम लोग हीलियम, नियन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं, सर ये सभी के सभी अक्रिय गैस तत्व हैं। क्यों है चला, इसीलिए कि सर ये किसी अन्य के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे मित्र हीलियम के बाहरी कक्षा में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब बाहरी कक्षा 2 है तो हम लोग कहेंगे सर वो पूरा है, तो उसको हम लोग डुप्लेट के सेंस में देखते हैं। और याद रखिएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसका डुप्लेट पूरा है और वो अस्थाई माना जाएगा। और अगर 2 नहीं है तो 8 उपस्थित है तो वो क्या माना जाएगा, ऑक्टेट। और अगर 2 और 8 दोनों में से कोई बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, आप कहेंगे सर अस्थाई नहीं माना जाएगा। तो जो सवाल है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, एक तत्व डैश अवस्था में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, आप कहेंगे एक डुप्लेट या ऑक्टेट की अवस्था में ये क्या करता है, स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इन द सेंस ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है। ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। बिल्कुल क्षार का ही गुण है कि सर एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। इनका स्वाद कड़वा होता है, ये भी सही है। ये लाल लिटमस रंग को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, ये भी सही है सर। अब चौथा है कि ये नीले को लाल रंग में बदल देते हैं, जबकि ये क्या है सर, गलत है। क्यों? क्योंकि अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, तो सर अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है। अम्ल नीला लिटमस को क्या करता है सर, लाल करता है। जबकि जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या करता है, तो सर लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बेस लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं, ये तो सही है। लेकिन चौथे में कहा जा रहा है ये नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, ये गलत है और गलत ही आपको चूज करना था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होता है, जिसे डैश बनाने के लिए, यहां पे होगा जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हैलाइड्स। क्या होगा इसका आंसर? आप कहेंगे कि सर मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाएगा तो ये जो सफेद राख होगा ये क्या होगा हमारा? आप कहेंगे सर सफेद राख हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि सर जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलेगा तो ये क्या बनाएगा? आप कहेंगे सर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो जो सफेद राख होगा वो क्या होगा हमारा? आप कहेंगे सर वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है, आप सबों को मालूम है कि अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O के साथ कराया जाए तो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। भाई मेरे जिस तरह से आप कहते हो कि गुरुजी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, आप कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O के साथ कराई जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। और वही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होता है, तो सफेद राख मैग्नीशियम न है चला, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा ना, तो मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को गैस बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिला देंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यदि VI, ध्यान देना यहां पे VI बात की जा रही है सर, विभवांतर और विद्युत धारा। यदि VI का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा, विभवांतर, कूलम, प्रतिरोध। क्या होगा? आप कहेंगे सर इसे प्रतिरोध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ओम्स लॉ से, हमको मालूम है ओम्स लॉ के कि V समानुपाती क्या होता है सर? V समानुपाती I होता है।
तो हम लोग कहते हैं कि सर ये जो अब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा आई आर हो जाता है, और R इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी V बटा आई हो जाता है। आई आर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा V बटा आई हो जाता है, सॉरी आई आर नहीं, R इक्वल टू V बटा आई हो जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है यदि भी आई का मान एक नियतांक है, यानी कि ये जो V है ये एक कांस्टेंट हो, V क्या हो, भी आई का वैल्यू कांस्टेंट हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, आप कहेंगे सर प्रतिरोध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस। आप कहेंगे विद्युत धारा क्या होता है, तो मेरे मित्र आई इक्वल टू क्यू बटा टी, यानी कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, दो विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। और आप सभी याद रखना कि V इक्वल टू क्या होता है W बटा Q, यानी कि कार्य बटा आवेश आपका विभवांतर हो जाता है। और चला जी कूलम्ब, यानी कि ये जो कूलम्ब है ये किसका यूनिट है, आप सभी याद रखना आवेश का ऐसा यूनिट है। किसका यूनिट है, आवेश का ऐसा यूनिट। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है यदि ध्वनि 342 मीटर, ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी है। बड़ा लॉजिकल सवाल है चला, और बड़े ही इजी वे में बनाओगे। मान लो कि ये आपका कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, सर साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, और ओहो लाइट प्रोड्यूसिंग हो जाएगा। ये साउंड प्रोड्यूसिंग कहां बन रहा है, ये मान लो आपका एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है और यहां पे कोई सरफेस है। अब जब इससे साउंड निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, तो आप कहेंगे सर ये टकरा करके हमारे पास पहुंचेगी अगर हम यहां पे खड़ा हैं तो। मेरे मित्र यहां पे ये टकरा के जो हमारे पास पहुंचेगी तो इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और जब ध्वनि किसी स्रोत से निकलती है और किसी स्रोत से टकरा कर हमारे कान तक पहुंचती है, तो जो हमारे कान तक आवाज पहुंचती है उसको इको यानी कि प्रतिध्वनि कहा जाता है। और इस इको के फेर में ध्वनि द्वारा एक बार जहां से स्रोत है वहां तक जाना पड़ता है सर परावर्तक सतह तक, और फिर परावर्तक सतह से श्रोता के पास तक आना पड़ता है, यानी कि स्रोत के पास तक आना पड़ता है। यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है सर 2D हो जाता है। एक बार ये D और एक बार ये D, कितना हो जाता है 2D हो जाता है। और मेरे मित्र इस 2D डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो वेग है वो 342 मीटर पर सेकंड है और टाइम 3 सेकंड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी, यानी कि ये स्रोत है और ये परावर्तक सतह है, इसके बीच की दूरी क्या होगी। आप कहेंगे अगर ध्वनि इको के रूप में आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस 2D कवर किया जाएगा। हम सबों को मालूम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो हम लोग यहाँ पे D इक्वल टू क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर D इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ये चीज आप सबों को मालूम है। तो चला जी यहाँ पे तो आपका D नहीं होगा 2D होगा। क्या है तो सर ध्वनि एक बार परावर्तक सतह पे जाएगी अब फिर टकरा करके आएगी, तो हम यहाँ पे D के बदले क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे। स्पीड कितना है 342, टाइम कितना है चला 3, तो D इक्वल टू हमारा 342 गुना 3 अब बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसको आप सॉल्व करो, 17 दूना 34 हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17। अब 1 तिया 3, 7 तिया 21, 1 तिया 3 दो 5, मतलब आपका सही आंसर कितना आ गया 513 मीटर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते सर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा जा रहा है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट 1 बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय 1 में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। यानी कि आपसे यह कहा जा रहा है क्वेश्चन कि किसी स्रोत का प्रतिरोध अगर R है और उससे करंट 1 बनाए रखा जाता है, यानी कि 1 एम्पियर बनाए रखा जाता है, तो प्रतिरोधक में अगर विभवांतर V हो तो समय 1 में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कई फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या कहते हैं ये होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यानी कि अगर हमारा ये कोई चालक तार है और इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी प्रतिरोध R है और T समय तक धारा प्रवाहित हो रही है, इससे कितना ऊष्मा निकलता है सर आई स्क्वायर RT निकलता है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्रोत प्रतिरोध R है, आपका प्रतिरोधक आपको R मानना है और करंट 1 बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय 1 में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाई जाएगी।
तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर विभवांतर दिया हुआ है और विद्युत विभवांतर दिया हुआ है और जो हमारा करंट है वो दिया हुआ है, साथ ही टी दिया हुआ है। और हम सबों को मालूम है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं सर, बात करते हैं हम लोग आर की यहाँ पे, तो आर इक्वल टू क्या होता है, आप कहते हैं सर आर इक्वल टू भी बटा आई होता है। अब ये ना देखें सर कि भी समानुपाती आई है, तो हम भी समानुपाती आई है तो v इक्वल्स टू हम लोग आई आर लेते हैं ना, r इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं v बटा आई। तो हम लोग कहेंगे कि सर जो प्रतिरोधक है वो v बटा आई के रूप में है। यहाँ पे अगर आई स्क्वायर और r के जगह क्या कर दिया जाए चला, तो r के जगह v बटा आई रख दिया जाए, इनटू टी कर दिया जाए, तो आप कहेंगे सर ये i जो है इस स्क्वायर को खा जाएगा और कितना बचा हमारा वी आई टी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 कि 5 केजी भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि सर जो उठाया जा रहा है वो वस्तु के भार के विरुद्ध किया जाएगा कार्य, और उठाया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर mgh के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा उठाया जा रहा है ऊपर की ओर तो जी हम लोग निगेटिव लेंगे ना, तो आप कहेंगे सर मास हमारा 5 है, जी अगर निगेटिव लेंगे तो 10 और h कितना है सर 4 मीटर, तो 5 दाएं 50 और सॉरी हाँ ठीक है 50 चौका 200 माइनस 200 जूल। देख लीजिए किस ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर डी में। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहां तक के जो भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।